Hello, my dear friends. Welcome to my channel Parle Social Science. I hope you all are doing good. In today's video, we will be starting our new book that is Political Theory. तो क्लास 11 की दो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क और एक है पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम पॉलिटिकल थ्योरी का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो दो एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स दो एस्पेक्ट्स में डिफरेंट है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। जैसे कि आप स्कूल जा रहे हो तो उसके पीछे रीज़न है कि आप पढ़ने के लिए जाते हैं, तो कोई भी काम हम करते हैं तो उसमें रीज़न छुपा हुआ होता है। और हम कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि हम बातें करते हैं, हम लैंग्वेज का यूज़ करके एक दूसरे से बात करते हैं। तो ये कॉपी है या फिर ये जो मेरे पास सेल फ़ोन है ये तो बात नहीं करता, इसके पास कोई लैंग्वेज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। तो हम इस वजह से यूनिक है कि हम कोई भी काम रीज़न के साथ करते हैं और हम कम्युनिकेट करते हैं। हम अपने अपने जो हमारा आइडियाज़ है उसको एक्सप्रेस करते हैं लोगों के थ्रू। ठीक है? तो सबसे पहले आप ये जानिए कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। तो पॉलिटिकल थ्योरी इस पूरे बुक में हम डील करेंगे कुछ आइडियाज़ के साथ, कुछ बिलीफ्स के साथ और कुछ प्रिंसिपल्स के साथ। तो जैसे कि फ्रीडम हो गया, इक्वालिटी हो गया, जस्टिस हो गया, तो ये कुछ आइडियाज़ है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे पूरे बुक में। तो पॉलिटिकल थ्योरी बेसिकली इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या आइडियाज़ है सोसाइटी में और क्या प्रिंसिपल्स है और कैसे ये हमें अफ़ेक्ट करता है हमारे सोशल लाइफ़ को, ये हम पूरे बुक में डील करेंगे। तो ये पूरे बुक का एक इंट्रोडक्शन है कि पॉलिटिकल थ्योरी होता क्या है, हम क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ते हैं, इसीलिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पॉलिटिक्स? तो पॉलिटिक्स एक ऐसा काम है, हम कह सकते हैं, या फिर एक ऐसा आइडिया है पॉलिटिक्स, जिससे जो हमारा देश है वो गवर्न होता है, ओके? तो जिसमें हम लोग कलेक्टिव डिसीज़न मेकिंग करते हैं, मतलब मिलकर डिसीज़न लेते हैं अपने देश के लिए, और कोई भी जो लॉ है या फिर कोई भी लॉ को हम क्या करते हैं, उसको एग्ज़ीक्यूट करते हैं या फिर लॉ को लागू करवाते हैं या फिर लॉ को बनाते हैं मिलकर, और एक्सरसाइज़ पावर करते हैं। जैसे कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो भी कुछ डिसीज़न लेते हैं और हमारे देश के लिए और उसको एग्ज़ीक्यूट करवाते हैं, ठीक है? तो वो अपने पावर को एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, उसे भी हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक नेगेटिव आ जाता है कि नहीं, पॉलिटिक्स तो एक गलत ही चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिटिक्स हमारे सोसाइटी में एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब पॉलिटिक्स के बिना हमारा सोसाइटी एकदम अधूरा है। ठीक है? कोई सोसाइटी विदाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर पॉलिटिक्स के बिना नहीं हो सकता है। तो हम पॉलिटिक्स को दो तरह से सोचते हैं, जैसे कि अ, मतलब जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं उनका कहना होता है कि पॉलिटिक्स एक पब्लिक सर्विस है, क्योंकि लीडर्स जो होते हैं, जैसे पॉलिटिशियंस होते हैं, उनका कहना होता है कि नहीं, हम तो अच्छे काम करते हैं सोसाइटी के लिए, तो पॉलिटिक्स एक पब्लिक सर्विस है। लेकिन कुछ और लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, पॉलिटिक्स एक, जो पॉलिटिशियंस गलत चीज़ करते हैं वो है पॉलिटिक्स, जो स्कैम करते हैं पॉलिटिशियंस, जैसे कि डिफेक्शन करते हैं। अच्छा, डिफेक्शन क्या होता है? जैसे कि बीजेपी हो गया और इधर हो गया कांग्रेस। तो अगर कोई लीडर कांग्रेस के टीम में था, ठीक है, और कांग्रेस की ही टीम से वो जीता इलेक्शन, लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद जब ये अपना पार्टी चेंज कर देता है, उसे कहते हैं डिफेक्शन। लेकिन कुछ अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, अब डिफेक्शन इलीगल है, डिफेक्शन को गलत कह दिया गया। कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस करती है जो पॉलिटिशियंस, उसे हम पॉलिटिक्स कहते हैं कि नहीं, ठीक है, हम आपके शहर में 24 घंटे बिजली देंगे, तो ये कुछ फॉल्स प्रॉमिसेस होती है। लेकिन जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो इलेक्शन जीतने के बाद वो फुलफिल नहीं करते, तो हम कहते हैं कि जो फॉल्स प्रॉमिसेस करते हैं वो पॉलिटिक्स करते हैं पॉलिटिशियंस। कुछ क्राइम करते हैं लोग, उसे भी हम पॉलिटिक्स कहते हैं कि नहीं, ये पॉलिटिक्स कर रहा है। तो जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, तो वो स्कूल में उसके जो फादर है वो डायरेक्टर है स्कूल के, तो अपने फादर का पोजीशन के नाम यूज़ करके वो स्कूल में कुछ गलत काम करता है, तो और बाकी स्टूडेंट कहेंगे अरे देखो, तो ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है। ठीक है? अगर कोई फ़िल्म में कोई अगर हो रहा है मिस्टेक या फिर कोई अगर स्कैम कर रहा है, तो हम कहते हैं देखो तो पॉलिटिक्स कर रहा है, हमें तो पॉलिटिक्स करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। तो हम क्यों पॉलिटिक्स को हमेशा नेगेटिव में लेते हैं? पॉलिटिक्स हमेशा नेगेटिव में नहीं होता है। तो हम पॉलिटिक्स को इस तरह से भी लेते हैं कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए पॉलिटिक्स का यूज़ करते हैं। तो पॉलिटिक्स को हमेशा हम रॉन्ग वे में लेते हैं, ओके? तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम तो बहुत सारे आइडियाज़ को पढ़ते ही हैं। क्यों हम आइडियाज़ को पढ़ते हैं? क्योंकि वो आइडियाज़ हमारे लाइफ से कहीं न कहीं जुड़ी हुई रहती है। जैसे फ्रीडम है,
तो आज़ादी हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, इक्वालिटी भी जुड़ा हुआ है कि अगर आप स्कूल जा रहे हो और दो स्टूडेंट है और आपके साथ इनइक्वालिटी ट्रीट किया जा रहा है और मतलब इक्वल ट्रीट नहीं किया जा रहा है, आपको जस्टिस नहीं दिया जा रहा है, तो हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ा ही हुआ है। तो इसीलिए हमें ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसका कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये आइडियाज़ आते कहाँ से, हम ये भी सोच सकते हैं। तो कुछ थिंकर्स होते हैं, वो इन आइडियाज़ को लाएं सोसाइटी में, कहीं ना कहीं वो अपनी अपनी बात रखें, अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस किए और हम उस चीज़ को भी पढ़ते हैं। और पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि जब हम पॉलिटिकल थ्योरी बुक को, इस पूरे बुक को जब आप पढ़ लेंगे, बहुत मज़ेदार बुक है। इस बुक को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको बहुत रैशनली सोचने, थिंकिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। मतलब आप एक तरफ से कोई चीज़ को नहीं सोचेंगे, ठीक है ना? जैसे जैसे आप इस बुक के चैप्टर वाइज पढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे आप एक ब्रॉड थिंकिंग रखेंगे अपने माइंड में। ओके। तो पॉलिटिकल थ्योरी में हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, सिटीजन्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में पढ़ते हैं, और फ्रीडम और इक्वालिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या है उसके बारे में पढ़ते हैं। फ्रीडम मतलब ये तो नहीं होता है कि आप अपने फ्रीडम के लिए दूसरों को हार्म पहुंचा रहे हो, तो ये सब होता है, ठीक है ना? एक्चुअल मीनिंग पढ़ते हैं। और ये हमें ट्रेन करता है, मतलब जो पॉलिटिकल थ्योरी अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये हमें ट्रेन करता है कि हम कैसे लॉजिकली सोच सकते हैं, ठीक है? तो अब आते हैं, जो महात्मा गांधी जी का कहना था कि कोई भी सोसाइटी विदाउट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना नहीं चल सकता है। जैसे कि महात्मा गांधी जी का कहना था, वो एक ऑब्जर्व किए थे कि जो पॉलिटिक्स है वो सोसाइटी में ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे कोई स्नेक होता है, वो किसी को अपने पूरे बॉडी में मतलब कवर कर लेता है, अपने पूरी बॉडी में जकड़ लेता है। तो स्नेक से स्नेक मतलब जो भी चीज़ को अपने पूरे बॉडी में जकड़ लेता है उससे निकलना मुश्किल है। तो हम उससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है, हम उससे बस उससे लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, उसके साथ डील कर सकते हैं। उसी तरह हुआ सोसाइटी में पॉलिटिक्स, मतलब कि सोसाइटी से पॉलिटिक्स कभी ख़त्म नहीं होता है। हाँ, कभी पॉलिटिक्स नेगेटिव हो जाता है, कभी पॉलिटिक्स पॉजिटिव रहता है, तो हमें उसके साथ डील करना है। तो गवर्नमेंट अगर देखिए, अगर गवर्नमेंट है वो अगर इनएफिशिएंट हो जाएगा और अगर करप्ट गवर्नमेंट होगा, मतलब गवर्नमेंट अगर नेगेटिव चीज़ कर रहा होगा, स्कैम करेगा, तो ये हमारे कास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स लाएगा, कास्ट में कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट लाएगा। कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि जब रिलीजन के बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट करवाते हैं, वो भी गवर्नमेंट करवाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अगर कोई भी गलत काम करते हैं, इनएफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट अगर एक रिलीजन के थ्रू ज़्यादा मतलब अपने आप को रखते हैं और दूसरे रिलीजन को मतलब परेशान करते, दूसरे रिलीजन को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते, तो इससे भी सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएगा। तो कोई सोसाइटी नहीं है जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बिना रह सकता है। आप जानिए, तो अगर कोई कंट्री है, वहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, कोई लॉज नहीं बना रहा है, तो वो कंट्री कैसे चलेगी? इसीलिए हम कहते हैं कि कोई भी कंट्री पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस के बिना नहीं रह सकता है। तो ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में आ गया गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे? तो गवर्नमेंट, कैसे गवर्नमेंट बनती है, तो कैसे हम उन्हें इलेक्ट करते हैं अपने गवर्नमेंट को, कैसे फंक्शंस करती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास कोई लिमिटेशंस नहीं होगा और वो अपना मनमानी करते रहेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत गलत है, ठीक है? तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जैसे कि गवर्नमेंट अगर इकोनॉमिक पॉलिसी में डिसीजन ले रहे हैं, या फिर फॉरेन पॉलिसी में, या फिर एजुकेशन पॉलिसी में, तो ये किसको अफेक्ट करता है? सबको, अफेक्ट ऑल। अगर वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें अफेक्ट करता है, और वो अगर कुछ बुरे काम कर रहे हैं तो भी हमें अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर एजुकेशन पॉलिसी में वो कुछ अच्छा अच्छा पॉजिटिव एक्शंस लिए हैं, तो हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि हम अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, अपने आप को अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट्स को डेवलप कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर गवर्नमेंट कुछ बैड चीज़ करती है, तो वो क्या होता है, बैड डिसीजन लेगी, तो वो अगर करप्ट हो गई, तो वो क्या होगा कि हमारे ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, और इससे क्या है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट कुछ बुरा काम कर रही है, अगर कुछ अच्छा नहीं कर रही, तो हम क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट को कि नहीं, आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, और जो लॉ बना रहे हैं गवर्नमेंट, उसको चेंज करवाएंगे। जैसे कि गवर्नमेंट अगर लॉ बना रही है कि माइनॉरिटीज़ जो है वो अपने रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं कर सकते पब्लिक में, ये तो गलत है। क्योंकि माइनॉरिटीज़ हो या फिर मेजॉरिटीज़ हो, मतलब मेजॉरिटी में लोग हो या फिर माइनॉरिटी में हो, वो मैटर नहीं करता है। अपने अपने सारे धर्म अपनी अपनी जगह इक्वल है, तो सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करेंगे कि नहीं, ये तो गलत है। तो गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है वो हमें बहुत इफेक्ट करता है, इसीलिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी बहुत पढ़ना ज़रूरी है, कि उससे हम जान पाएंगे कि कैसा कैसा पॉलिटिक्स हो रहा है हमारी कंट्री में।
तो हम ये भी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट कभी भी करप्शन हो जाएगी और अगर करप्ट गवर्नमेंट हो जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा सोसाइटी में, तो कहीं न कहीं जो हमारा लाइफ है वो डिसरप्ट हो जाएगा। जैसे कि अगर बहुत दंगे फ़साद हो गए कंट्री में, तो स्कूल्स बंद हो जाएँगे, हॉस्पिटल्स बंद हो जाएँगे, शॉप्स बंद हो जाएँगे, तो वो कहीं न कहीं हमारे लाइफ को अफ़ेक्ट करता है, डीपली अफ़ेक्ट करता है। ओके। नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज़ व्हाट डू वी स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी? हम पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ते क्या हैं? तो वी स्टडी सर्टेन वैल्यूज़ प्रिंसिपल्स। हम पढ़ते हैं कुछ वैल्यूज़, कुछ आइडियाज़ और कुछ प्रिंसिपल्स को किसमें, पॉलिटिकल थ्योरीज में, जो लोगों को बहुत इंस्पायर करती है। जैसे कि फ्रीडम हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया, इक्वालिटी हो गया। सेक्युलरिज्म मतलब होता है कि सेक्युलर कंट्री, कोई भी एक रिलीजन को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, सारे रिलीजस इक्वल है। और फ्रीडम, जस्टिस, ये सारी चीज़ कहाँ पे लिखा हुआ है? ये चीज़ तो मतलब चलता फिरता फिरता तो है नहीं, इक्वालिटी ये है कहाँ? तो ये हम कहीं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, जो हमारे फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे जो आइडियाज़ है, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो सब पे लागू होता है। अमेरिका अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखता है, तो सारे कंट्री अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखते हैं ये सारे आइडियाज़। तो सबसे फर्स्ट है 1, 2, 3। हम 3 टाइप को पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल डिबेट्स, हम पॉलिटिकल थ्योरी में कुछ डिबेट्स को पढ़ते हैं, जैसे कि आइडियाज़ है। तो आपके स्कूल में डिबेट होता है, जैसे कि आपके टीचर आपको खड़ा कर दिए 2-3 स्टूडेंट को और एक टॉपिक दे दिए, तो आप मतलब कि उस टॉपिक के रिलेटेड आप लोग डिबेट करिए। तो उसी तरह जो थिंकर्स होते हैं, पॉलिटिकल थिंकर्स, अब थिंकर्स कौन होते हैं? तो थिंकर्स वो होते हैं जो अपने पॉलिटिकल या फिर फिलोसफिकल आइडियाज़ देते हैं सोसाइटी में, जो लोग उनको पढ़ते हैं और इंस्पायर होते हैं। तो जैसे प्लेटो, एरिस्टोटल, फिर रूज़ो, कार्ल मार्क्स, हमारे महात्मा गांधी जी, फिर डॉक्टर अंबेडकर जी। तो ये जितने हैं ये सब पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ को लेके डिबेट करते हैं। तो प्लेटो और एरिस्टोटल बात करते थे मोनार्की ज़्यादा बेटर है या फिर डेमोक्रेसी। मोनार्की मतलब होता है कि राजा वाला सिस्टम जो पहले चलता था, कि राजा रहेगा, कोई डेमोक्रेसी नहीं होगा, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं होगा, तो वो ज़्यादा बेटर है या फिर डेमोक्रेसी, इसका बात करते हैं। रूज़ो बात करते हैं कि फ्रीडम एक फंडामेंटल राइट है, अगर हम इक्वालिटी दे रहे हैं लेकिन फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। कार्ल मार्क्स बात करते हैं कि अगर हम फ्रीडम दे रहे हैं किसी को और इक्वालिटी नहीं दे रहे हैं तो वो गलत है, हमें इक्वालिटी भी फ्रीडम के साथ साथ उतना ही इम्पॉर्टेंट है। और हमारे महात्मा गांधी जी स्वराज के बारे में बात करते थे, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट, कि हम अब खुद अपनी गवर्नमेंट चलाएंगे, तो इनकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है, आइडियोलॉजी। फिर जो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे, इनका कहना था कि हम जो डिप्रेस्ड क्लास है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि एसटी, एससी, दलित, जो माइनॉरिटीज़ में आते हैं, जिनका संख्या बहुत कम है हमारे देश में, उनको रिजर्वेशंस प्रोवाइड करेंगे और स्पेशल प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। तो हम कुछ प्रिंसिपल डिबेट्स को पढ़ेंगे इस पूरे पॉलिटिकल थ्योरी के बुक में, कुछ आइडियाज़ को लेकर जो डिबेट्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है। अब पढ़ेंगे री मतलब कि री होता है हमेशा। रीइंटरप्रिटेशन मतलब होता है कि जब हम कोई चीज़ है और उसको दोबारा से, मतलब कि जैसे कि कोई एक पोयम है, ठीक है, और हम इस पोयम को पढ़ रहे लेकिन इसमें हमें कुछ चेंज करने का मन कर रहा है या फिर कुछ एक्सप्लेन करना है कि नहीं, इससे और अच्छे से क्या एक्सप्लेन किया जाए, तो उसे कहेंगे रीइंटरप्रिटेशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा रीइंटरप्रिटेशन होता है, वो भी हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में। जैसे कि जो फंडामेंटल राइट्स है हमारा, जो फंडामेंटल राइट है उसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट मतलब होता है जो चेंज हुआ है, ठीक है। और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंज हुआ है, क्या रीइंटरप्रिटेशन हुआ है। मतलब पहले थर्ड गवर्नमेंट नहीं था, मतलब लोकल गवर्नमेंट नहीं था, लेकिन 1992 के बाद लोकल गवर्नमेंट भी आ गया, तो गवर्नमेंट में भी क्या क्या चेंजेस आया। और जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन होता है, जिससे क्या होता है, ये क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई भी लॉ है, जैसे कि राइट टू प्रॉपर्टी हटाया गया फंडामेंटल राइट से, तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के बाद हटाया गया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ये कैसे हटा दिया गया, अमेंडमेंट के थ्रू। मतलब अमेंडमेंट मतलब होता है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज ला रहे हैं, ठीक है, उसे कहेंगे अमेंडमेंट्स। जैसे कि एक बात उठने लगी, कोर्ट में एक इंटरप्रिटेशन आने लगा कि जो राइट टू लाइफ अगर हम किसी को दे रहे हैं, जैसे सब फॉर एग्जांपल अगर पर्सन ए है, इसे हम राइट टू लाइफ दे रहे हैं लेकिन इसके पास कोई लाइवलीहुड नहीं है, मतलब जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है, पैसे कमाने का कोई तरीका नहीं है। ये मतलब इसके पास लाइफ तो है लेकिन इसके पास जीने का कोई अधिकार नहीं है, तो कैसे जीवन अपना यापन करेगा। तो
इसीलिए इसीलिए अब एक नया लॉ आया है कि राइट टू लाइफ तो दिया जाएगा, लेकिन राइट टू लाइवलीहुड भी दिया जाएगा कि लोग अपने लाइफ को अच्छे से जी सके। ठीक है। अब आ गया कि डिस्कवर डायमेंशन टू फ्रीडम एंड थ्रेट टू ऑल, मतलब कि जो नए नए टेक्नोलॉजीज और जो नए नए डिस्कवर हो रहे डायमेंशंस फ्रीडम को लेके, बहुत सारा टेक्नोलॉजी और इंटरनेट, फॉर एग्जांपल इंटरनेट एक अच्छा चीज़ है। जैसे कि इंटरनेट एक बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब डेवलप हो गया अभी के टाइम पे, तो ये एक फ्रीडम भी हम कह सकते हैं कि नहीं, हमारे पास इंटरनेट है तो हमारे पास फ्रीडम है कि हम कहीं भी कोई भी देश के बारे में कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़ पढ़ सकते हैं। ये फ्रीडम तो है, लेकिन थ्रेट भी है, कहीं ना कहीं खतरा भी है। क्यों? क्योंकि अगर हम टेक्नोलॉजी को फ्रीली यूज़ करेंगे तो हम तो अपनी फ्रीडम के लिए यूज़ कर रहे हैं। देखिए, हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं? अपने फ्रीडम के लिए यूज़ कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हाँ, अपने फ्रीडम के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट है वो भी तो इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं जान पाएंगे कि कौन टेररिस्ट है। तो इसलिए जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम फ्रीली बहुत यूज़ करते हैं, वो हम तो अपने फ्रीडम के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो टेररिस्ट होते हैं वो रॉन्ग परसेप्शंस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी एक हमारे लिए ख़तरा है। तो ये भी एक सवाल उठता है कि हाउ मच फ्रीडम वी गेन, हमें कितना फ्रीडम देना चाहिए, ठीक है ना, कितना हमें टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ हम कहाँ पढ़ते हैं? पॉलिटिकल थ्योरी में। ये सारा चीज़ जो डिबेट्स हो गया आइडियाज़ को लेके, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होता है उसको हम पढ़ते हैं, और जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ आई है और जो न्यू डायमेंशंस देखने को मिलता है हम वो पढ़ते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में। ओके, पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस। तो अब हम पढ़ेंगे कि जो पॉलिटिकल थ्योरी, जितना भी थ्योरी है और जो आइडियाज़ है वो प्रैक्टिस में कैसे आता है। तो जैसे कि फ्रीडम हो गया और इक्वालिटी हो गया, तो फ्रीडम का डेफिनेशन आप क्या सोचते हैं और इक्वालिटी का डेफिनेशन क्या सोचते हैं? तो स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए सोचेगा कि हाँ, हमें क्लास में सारे बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, वो फ्रीडम का डेफिनेशन ये सोचेंगे। लेकिन कोई और सोचेंगे कि नहीं, फ्रीडम, कोई और बच्चा होगा जिसे पढ़ाई नहीं करने को मिल रहा है, उसे ये लगेगा कि फ्रीडम हमें भी मिलना चाहिए कि हम भी जाकर स्कूल में पढ़ाई कर सके। तो फ्रीडम का डेफिनेशन हमेशा सेम नहीं होता है सबके लिए। तो कोई सोचेगा कि फ्रीडम मतलब मेरे लिए ये है कि मैं अपने बगल वाले सोसाइटी में जो घर है और उनके घर जाकर उनके प्राइवेसी को हार्म करूं। तो बहुत कोई ये सोचेंगे फ्रीडम को, लेकिन नहीं, सबके अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं फ्रीडम को लेके, और इक्वालिटी को भी लेकर सबके अपने अपने डेफिनेशंस होते हैं। जैसे कि मेरे लिए इक्वालिटी हो जाएगा कि जो मैं हूँ और जो मेरे भाई है, जो मेरे कज़न्स, उनको इक्वल ट्रीट किया जाए, मतलब जो गर्ल है और जो बॉय है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए घर में। लेकिन कोई और होंगे जो इक्वालिटी को ये समझेंगे कि नहीं, कोई अगर वो काम कर रहे होंगे कहीं किसी के ऑफिस में, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमें ऑफिस में सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको इक्वल ट्रीट किया जाए। तो सबके अपने अपने फ्रीडम और इक्वालिटी के डेफिनेशंस होते हैं। कभी भी इक्वालिटी और फ्रीडम का डेफिनेशन सेम नहीं होता है। ओके, सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है। जैसे कि अगर आप शॉप के, एक शॉप है, ठीक है, और वहाँ पे आप लाइन लगे हो, और कोई एक डिसेबल पीपल आ गया जो लाइन को तोड़कर, समझे यहाँ से आ गया, लाइन को तोड़कर सबसे पहले शॉप में जाकर सामान लेके चला गया। डिसेबल है वो फिजिकली, मतलब वो चल नहीं सकते हैं, तो आपको बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, आप देखोगे तो आपको लगेगा, आपको ग्लैड फील होगा कि नहीं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो मतलब फिजिकली डिसेबल है। लेकिन कोई अगर अच्छा बंदा आ जाए और वो अगर लाइन तोड़ कर चले जाए शॉप में पहले और कुछ लेकर आ जाए, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि नहीं, ये तो इक्वालिटी नहीं हुआ, ये तो इक्वल ट्रीट नहीं हुआ। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं इक्वालिटी, मतलब इक्वलिटी का जो डिफाइन है वो कहीं ना कहीं अलग हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये 200 मीटर रेस का एक फील्ड है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो जो 2 नंबर पे है ये फिजिकली डिसेबल है, मतलब ये उतने अच्छे से चल नहीं पाता है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, आप चारों को एक ही साथ खड़े रखोगे और चारों को दौड़ने के लिए बोलोगे, तो ये कभी जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा। तो ये इक्वालिटी तो नहीं हुआ। तो मेरा आपको समझाने का मतलब ये है कि हमें इक्वल्स को इक्वल ट्रीट किया करना चाहिए। जैसे कि अगर 4 लोग इक्वल है हर चीज़ में, तो उन्हें इक्वल ट्रीट करना चाहिए।
लेकिन और जो अनइक्वल है उन्हें अनइक्वल ट्रीट करना चाहिए। मतलब जो ये सेकंड नंबर पे जो स्टूडेंट है उसको अगर यहाँ रख देंगे हम, क्योंकि ये तो चल नहीं पाते उतने अच्छे से, दौड़ कैसे पाएगा, तो ये शायद जीत सकता है। तो अगर हम इक्वल को इक्वल ट्रीट करें और अनइक्वल को अनइक्वल ट्रीट करें तो हम इसे इक्वालिटी कहेंगे। ठीक है। जैसे कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो स्कूल नहीं जा सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि उनको अपने अपने खाना खाने के लिए उनको काम करना पड़ता है दिन में, तो वो कैसे स्कूल जाएंगे? बहुत सारी गर्ल्स होती है और उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो काम करने चले जाते हैं और उनको घर में जो उसके सिबलिंग्स होते हैं, जो जूनियर सिबलिंग्स होते हैं, ब्रदर और सिस्टर, छोटे भाई बहन, उसका उनको संभालना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। तो कोई कोई चाइल्ड लेबर हो जाता है, बहुत सारे बच्चों को काम करना पड़ता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली वो इक्वल नहीं होते। जो सारा सेक्शन होता है, जैसे कोई मिडिल क्लास हो गए, कोई रिच हो गए, तो सारा सेक्शन तो इक्वल नहीं है। तो सारा सेक्शन इक्वल नहीं है तो हम इक्वालिटी, सबको इक्वल ट्रीट क्यों करेंगे? अगर मेंटली फिजिकली वीक है तो उसे अगर हम अच्छा प्रोटेक्शन दे तो ये अच्छा है, ये इक्वालिटी है। ठीक है। तो सोसाइटी में सारे ही लोग इक्वल नहीं है, क्योंकि सारे लोग सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करता है। ठीक है। तो अगर कोई फिजिकली वीक है या फिर कोई अगर गरीब है, तो अगर हमें या फिर कोई अगर माइनॉरिटी में है हमारी कंट्री में, तो हमें उन्हें रिजर्वेशंस देना चाहिए और उन्हें ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है। अगर रिच पीपल यहाँ पे है और गरीब लोग यहाँ पे, तो अगर हम इन्हें रिजर्वेशंस प्रोवाइड करेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें इक्वल्स को इक्वल ट्रीट करना चाहिए और जो अनइक्वल्स है उन्हें अनइक्वल ट्रीट्स करना चाहिए। चलिए, ये हुआ। चलिए, अब पढ़ेंगे वाई टू स्टडी। हमें पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ना ही हम ब्यूरोक्रेट्स बनेंगे बड़े होके, क्या पता आप में से कोई ब्यूरोक्रेट्स बने, मतलब आईएएस ऑफिसर बन जाओ या फिर आईपीएस ऑफिसर, या फिर नहीं, ना ही हमें पॉलिटिशियंस बनना, ना ही हमें एक्टिविस्ट बनना है, तो हम क्यों पढ़ाई करें पॉलिटिकल थ्योरी को? क्योंकि इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है, हम क्या प्रोफेशंस होगा। मतलब कि अगर मेरा प्रोफेशन है कि हम आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है, तो अगर हम आईएएस बनना चाहते हैं, मेरा प्रोफेशन ये है, फ्यूचर गोल, मेरा विज़न है, एम है, तो मुझे क्या होगा कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का हर एक आइडिया, हर प्रिंसिपल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। क्योंकि अगर हम जस्टिस को नहीं जानेंगे तो हम सोसाइटी में जस्टिस अगर हम इक्वालिटी नहीं पढ़ेंगे, तो अगर हम आईएएस बन गए तो हम सोसाइटी में इक्वालिटी कैसे लाएंगे? तो इसीलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर गोल क्या है। अगर हमें ब्यूरोक्रेट्स बनना है, अगर हमें लॉयर बनना है, तो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पहला तो ये हो गया कि हाँ, हमारा प्रोफेशन क्या होगा, इसलिए हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकंड है कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम एक सिटीजन हैं, मतलब एक देश के नागरिक है, मतलब एक भारत के नागरिक हैं हम। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये पढ़ना, क्योंकि अगर हम इसको पढ़ेंगे, अगर एजुकेशन लेंगे, ठीक है ना, अच्छे से, तो हम अवेयर हो जाएंगे कि हाँ, अगर कहीं पे इनजस्टिस होगा तो हम वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा लिखा हुआ है। इसीलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और ये कहीं ना कहीं ये एक मॉरल वैल्यू भी है कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे इसको, ये हमारी लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एक मॉरल वैल्यू है। मतलब कि अगर कहीं पे आप खड़े हो और किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो आप खड़े होकर देखोगे तो नहीं, आप बोलोगे कि नहीं, आप तो ये गलत कर रहे हैं, इसके साथ तो इनजस्टिस कर रहे हो। तो ये एक मॉरल वैल्यू है, इसलिए भी बहुत ज़रूरी है हमें पढ़ना, कि हम अपने लाइफ में बहुत रैशनली सोच सकते हैं। ठीक है। और फोर्थ ये है कि कभी स्कूल में आपको डिबेट्स हो जाए या फिर एलोकेशंस हो जाए। एलोकेशंस मतलब डिबेट्स, मतलब अगर आप कोई टॉपिक दिया जाए आपको और आपके दो तीन दोस्त को एक दो टीम बना दिया जाए और डिबेट्स कर दिया जाए कि नहीं, चलो इक्वालिटी पे डिबेट करो, कि इक्वालिटी मतलब होता क्या तुम्हारे हिसाब से। तो इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि हम फ्यूचर है अपने देश के, मतलब भारत के फ्यूचर कौन हुए, हम स्टूडेंट्स। इसीलिए भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी में जो आइडियाज़ है उनको नहीं पढ़ेंगे, उनको नहीं समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट को, तो कैसे हम जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करेंगे? ठीक है, हम फ्यूचर है अपने कंट्री के। ओके। तो इसलिए भी पढ़ना ज़रूरी है कि हमारा फ्यूचर गोल क्या होगा, क्या प्रोफेशंस होगा, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम मॉरल वैल्यू के लिए भी पढ़ते हैं। ठीक है, और डिबेट्स के लिए भी पढ़ते हैं कि आज हम पढ़ेंगे अगर अच्छे से, तो कल को जाके देश के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। जो थिंकर्स है, जैसे रूजो, प्लेटो, एरिस्टोटल, कार्ल मार्क्स, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जितने भी थिंकर्स हैं जो सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, वो हमारी मदद करते हैं कि हम अपने जो लाइफ है उसको अच्छे से समझे,
ठीक है। और अगर हम इस आइडियाज़ को अच्छे से समझ जाएंगे तो कल को जाके हम भी थिंकर्स बनेंगे, अच्छे थिंकर्स बन सकते हैं। ठीक है। तो द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। आई होप कि आपको समझ आया हो। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शेयर कर दीजिएगा मेरा वीडियोज़ अपने दोस्तों के साथ। टिल देन बाय। थैंक यू।